So let's start our today's topic, and today we will going to do about goals of planning, goals of economic planning कह लो या goals of 5 years plan कह लो या functions कह लो हमारे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के एक ही बात है। मैं क्योंकि ये थोड़े लेंथी टॉपिक है तो मैं दो पार्ट में करवाऊंगी, पार्ट वन आज, पार्ट वन कल, दो पार्ट में से मैं कंप्लीट करवाऊंगी गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो आज इसका हम पार्ट वन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस चैप्टर में आपको एक चीज का बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें चैप्टर में आपने देखा होगा एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो सॉरी काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। वो मैंने इस चैप्टर में वो डिटेल में, लेकिन मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट ही चैप्टर में वो करवा दिए थे, तो इस चैप्टर में हमारा वो टॉपिक बच जाएगा, वो हमारे 2-3 पेज बच जाएंगे बुक के अनुसार। आपको याद है कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो बस फिर ये हमारा बच जाएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तो उनका इतना डिटेल था नहीं, लेकिन मैंने तभी डिटेल में करवा दिया था, मैं दोबारा रिपीट करवा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो आप वो वहां से मेरे पुराने नोट्स में से देख लेना, पुराने लेक्चर में देख लेना, और इस चैप्टर में भी वैसे वो ही इंक्लूडेड है। तो ज्यादा ये भी ज्यादा दिन का नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर भी। बस फिर लेकिन इस चैप्टर के बाद पहले मैं इस चैप्टर की और जो बचे हुए 3 चैप्टर थे, 4 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो जो बचे हुए 3 चैप्टर थे उनके मिला के आपको पहले बुक एक्सरसाइज करवा दूंगी, बुक के सारे क्वेश्चंस। तो अब स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आप मुझे बताना इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं जीडीपी ग्रोथ के अलावा? बोलो। वेरी गुड, हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। मैं आपको बताती हूँ, पहले उस करने से पहले एक बात, आपने बिजनेस का वर्क कितने दिनों से नहीं किया? उसके पूरे पूरे क्वेश्चंस मत लिखो, जो अगर आपको समझ आ गई ना तो उसके यहाँ पे मेन पॉइंट्स या आंसर आंसर ही लिख लो। बट एक बार ना, चलो मैं संडे तक का टाइम देती हूँ, संडे तक आप ना अपना सारा कंप्लीट करके जो है फिर मुझे इकट्ठा बिजनेस का दिखा देना वर्क, जहां से हमने लास्ट छोड़ा था। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं बताती हूँ, सबसे पहले व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, मतलब प्लान्स के अंदर एक गोल होने क्यों जरूरी है, प्लान्स में एक उद्देश्य होना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ। अब आगे आपके बिजनेस में भी आएगा, बट बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है द गोल्स वेयर वी हैव टू रीच। वो टारगेट हर बंदे का सेल्फ मेड टारगेट्स भी होते हैं, हर बच्चे के भी टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कंपनी के या कंट्री के तो टारगेट्स होंगे ही होंगे। तो गोल्स ऑफ प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है, या पहली बात कि हर प्लान के गोल क्यों होने चाहिए। पहली बात, विदाउट गोल्स देयर इज नो प्लानिंग। उद्देश्य के बिना, गोल के बिना प्लानिंग होती ही नहीं, या प्लानिंग वेस्ट होती है। In fact, planning is defined as a strategy that defines how to allocate the country's scarce resources to different uses with a view to achieving a given set of goals. प्लानिंग का या इकोनॉमिक प्लानिंग का या प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग का वर्क ही ये होता है कि जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं, वॉट एवर रिसोर्सेज आर देयर ऑफ कंपनी, जो आपकी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना उनका, और उनको इस तरीके से यूज करना कि जिससे आपका गोल अचीव हो सके, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड जरूर होनी चाहिए। अगर प्लानिंग हमारी गोल ओरिएंटेड नहीं होगी तो उसमें हमारी कह सकते हैं कोई भी जो हमारे प्रॉपरली हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का इंडिया में मेन मोटिव, मेन मकसद ये होता है कि जितने भी इंडिया के स्केयर रिसोर्सेज हैं,
स्केयर रिसोर्सेज बोले तो जितने भी इंडिया के पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, और इसी के साथ साथ फुलर और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होने के साथ साथ आपका गोल अचीव हो सके। इतनी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है दीज गोल्स ऑफन रिलेट टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। हम जो गोल्स गोल्स बात कर रहे हैं, ये किसके गोल्स की बात कर रहे हैं हम? हुज गोल्स वी आर रेफरिंग टू? हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन के गोल्स को। जो ये प्लानिंग कमीशन हमारे गोल्स बनाते हैं, जो इकोनॉमिक प्लानिंग के हमारे गोल्स होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है जो सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना और पूरी कंट्री की ग्रोथ करना, टू डू द ग्रोथ ऑफ द फुल कंट्री एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस इन द कंट्री। कंट्री में सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और उसी के साथ साथ अपने जो भी हम कह सकते हैं सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के साथ साथ कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। देन उसके बाद होता है गोल्स ऑफ प्लानिंग आर रिलेटेड टू ऑल 5 years प्लान। ऑफ कोर्स जो हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग होते हैं, प्लानिंग के गोल्स होते हैं, वो हमारे 5 year प्लान से रिलेटेड होते हैं। इंडिया के 5 year प्लान्स के से मतलब जो हमारी प्लानिंग अचीव होती है, ये प्लानिंग कमीशन का वर्क क्या होता है? प्लान्स बनाना। और प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम? 5 year प्लान्स के थ्रू। जो हमारी कंट्री के 5 year प्लान्स होते हैं उनके थ्रू हम उनका एग्जीक्यूशन करते हैं, उनके थ्रू हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमारा रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा कह सकते हैं हमारे गोल्स अचीव होते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई बच्चा? वॉइस ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार फिर बोल दो, सॉरी, पार्डन प्लीज। ओके ओके बच्चा। तो मैं कहती हूँ इतनी बात समझ आई थी जो मैंने अभी तक बताया था, 4 पॉइंट बता दिए, ये समझ आई? ओके बाबू, चलो नेक्स्ट करते हैं। Hence, it can be said that the goals of planning is also studied as a common goal of 5 years plan or objectives of planning। मतलब जो प्लानिंग के गोल होते हैं वही हमारे कॉमन गोल होते हैं हमारी कंट्री के, और 5 year प्लान्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग के जैसे ही होता है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग अचीव ही हमारे 5 year प्लान्स के थ्रू की जा सकती है। Next, each 5 year plan have different objective of country's development। हर एक 5 year प्लान का एक अपना अलग उद्देश्य होता है कंट्री के डेवलपमेंट करने का। वो मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि 5 year का हमारे इंडिया में 5 year प्लान इसलिए रखे गए हैं क्योंकि 5 year का ही टर्नओवर होता है हमारे ईच गवर्नमेंट का। अगर वो ही रहे तो वो भी चेंजेस करती है अपनी एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज में, बट इट एट अ लिमिटेड एक्सटेंट। अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो वो तो पहले वाली गवर्नमेंट के बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानती, और वो फुल्ली तो टोटली अपने हमारी ये जो होती है कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर देती है। और हर जो 5 year प्लान बनता है, कुछ तो उसमें कॉमन गोल्स होते हैं, बट अधिकतर उसमें कुछ स्पेसिफिक बातें होती हैं जो उसकी क्वालिटी को डिपिक्ट करता है, क्वालिटी को दर्शाता है। इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट इज फ्यू गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। अब कुछ गोल्स मैं आपको बता देती हूँ जो 5 year प्लान्स के, वो कौन कौन से हैं। आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? ईशा, एम आई ऑडिबल टू यू?
तो हम जो कर रहे थे वो थे हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग। इतना हमने अभी तक समझ लिया। क्या हो गया था बच्चा? अच्छा कोई बात नहीं, तो कहाँ तक आपने सुना था? अच्छा ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि हर 5 ईयर प्लान अपने आप में यूनिक होता है, और कुछ तो उसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हर में जीडीपी को ग्रोथ करना, हर में इनकम जनरेशन करना, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बढ़ाना, कुछ तो कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो अपनी अपनी अलग अलग आती है, वो अपने अपने अलग अलग पर्सन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। और हर पॉलिसीज का गोल डिफरेंट होता है, हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। बस इतना ही मैंने बताया था। उसके बाद यहां तक समझ आ गया? अब एक बार आप मुझे बता दो, इससे पहले मैं इसके पॉइंट्स पे जाऊंगी। व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? प्लान्स के अंदर गोल्स क्यों होने चाहिए? हाँ जी। ओके। एक आधा और बता दो कि प्लानिंग हमारी जो होती है वो हमारी किस पे डिपेंडेंट होती है, किसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है? हाँ जी, किसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है हमारी प्लानिंग? हाँ, 5 ईयर्स प्लान्स के अकॉर्डिंग। आप मुझे ये बता दो कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होता है, हर 5 ईयर प्लान सेम होता है? हमारा एवरी 5 ईयर प्लान सेम होता है? हमारा हर 5 ईयर प्लान सेम होता है? नहीं, हमारा हर 5 ईयर प्लान सेम नहीं होता। थोड़ी वॉइस में मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अरे मुझे एक बार इतना बता दो, यहाँ तक जो मैंने समझाया था उतना समझ आ गया? ओके बाबू, चलो। अब हम फर्स्ट देखते हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ। ये जीडीपी ग्रोथ हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारे हर 5 ईयर प्लान का। हर 5 ईयर प्लान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा जीडीपी की ग्रोथ करना ही होता है। चलो हम देखते हैं कैसे करता है हमारे जीडीपी की ग्रोथ। पहला पॉइंट होता है जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी इज आल्सो डिफाइंड एज द इंक्रीज इन ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। आउटपुट इंक्लूड्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओवरऑल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आपकी कंट्री के कितनी इंडस्ट्री ने एक साल में कितना प्रोड्यूस किया है, कितने प्रोडक्शन किए, कितना अमाउंट के गुड्स प्रोड्यूस किए हैं इकोनॉमी में। ये हमारी इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीमेंट शो करता है। मतलब आपने जो लास्ट ईयर सपोज करो 20 लाख का प्रोडक्शन किया है, इस साल सपोज करो आपने 40 लाख का प्रोडक्शन किया है, तो 20 + 20 40 लाख जो हो जाएगा, तो हमारी कंट्री की जीडीपी उसी अकॉर्डिंगली मेजर होती है। जीडीपी का बेसिक मेन मोटिव और मेन मकसद होता है ये बताना कि आपकी कंट्री में ओवरऑल कितना लेवल ऑफ आउटपुट है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में आपकी कंपनी में कितना आउटपुट, आपकी कंट्री में आपकी इंडस्ट्रीज ने कितना ओवरऑल मिलकर आउटपुट प्रोड्यूस किया, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आई जीडीपी क्या होती है?
इज इट क्लियर? फिर उसके बाद होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मतलब सेम हो, फिक्स हो, एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब आवाज आ रही है? मतलब आपको ये बताओ जीडीपी क्या होती है वो समझ। अच्छा, तो जीडीपी क्या होती है उतनी बात समझ आए? अच्छा, मैं बताती हूँ। जीडीपी हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, और जीडीपी क्या होती है बेसिकली? ये होता है हमारा ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में आपकी कंट्री की कितनी, आपकी कंट्री की इंडस्ट्रीज ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। सपोज करो एक साल किसी कंट्री में ओवरऑल इंडस्ट्रीज ने 20 करोड़ का प्रोडक्शन किया है, अगले साल फिर 20 करोड़ का प्रोडक्शन किया, तो ओवरऑल जो जीडीपी हो जाएगी वो हो जाएगी 40 करोड़। तो कहने का मतलब ये होता है जीडीपी में इंक्लूड ही वही होता है जब अपने जो हमारी कंट्री की ओवरऑल आइटम्स होते हैं, या हमारी कंट्री में जो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इतनी बात समझ आए? अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है when the flow of goods and services is consistent over a long period of time, then it is called as economic growth। मतलब कहने का मतलब ये जीडीपी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कब बन जाती है? जीडीपी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कब बन जाती है? जीडीपी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तब बनती है जब हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है वो कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मतलब या तो प्रॉफिट ही हो, या नो प्रॉफिट नो लॉस हो, बट लॉस ना हो। तो यानी अगर हमारी जीडीपी कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे, फिक्स रहे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में, तो वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? Next is increase in GDP result in increase in growth, but only if it is consistent for a longer period of time। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है, देखो जीडीपी को इंक्रीज करवाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन जीडीपी? हाँ, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। और जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन जीडीपी के इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ तभी होती है जब जीडीपी कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से सेम रहे। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी तभी हेल्पफुल होगी इफ इट इज कंसिस्टेंट एंड इफ इट रिमेन सेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए अगर वो सेम रहे तो ही वो हमारी इंक्रीज करने में इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प करती है, वरना नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी इज डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। जो हमारा जीडीपी का इंक्रीज होता है ये हमारे दो फैक्टरों पे डिपेंडेंट होता है। पहला होता है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ अ कंट्री। मतलब देखो जीडीपी क्या होती है, एक बार बताना व्हाट इज जीडीपी? नहीं, वो तो उसका फुल फॉर्म हुई ना। वो होता क्या है, वो बेसिकली क्या होता है? हमारी इकोनॉमी का आउटपुट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमारे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे सपोज करो हमारे जीडीपी में, एक बात बताओ, तो ये बात तो ठीक है जो हमारा प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा जीडीपी कहलाता है। लेकिन मुझे ये बताओ जीडीपी में जो हमारे गुड्स तो तभी प्रोड्यूस होएंगे ना जब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक बेस होता है। मतलब हमारी कंट्री में, एक बात बताओ प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? बताओ प्रोडक्शन किस चीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब प्रोडक्शन इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल्स ज्यादा होएंगे
तो ही तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और रॉ मटेरियल्स कैसे डेवलप होते हैं? रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेती है हमारी इंडस्ट्रीज? रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेती है? नेचर से, मतलब हमारी नेचर से, सोसाइटी से। तो कहने का मतलब ये जीडीपी तब इंक्रीज होगी अगर रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री इंक्रीज होगा। अगर कंट्री में ज्यादा, जिस कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेज होगी उस कंट्री का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, जिस कंट्री में कम रिसोर्सेज होगी उस कंट्री का प्रोडक्शन भी कम होगा। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट होता है जीडीपी ग्रोथ का, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन। कितना ज्यादा प्रोडक्शन आपकी कंट्री कर सकती है, और प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब आपकी कंट्री के पास कितने अमाउंट की लैंड है, कितनी लेबर है, कितनी कैपिटल है, कितने एंटरप्रेन्योर है। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव तभी हो पाती है अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो क्लियर? Last is planning in India aimed at fuller and efficient utilization of this country's resources. जो प्लानिंग ऑफ इंडिया होती है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद ही यही होता है कि फुलर और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम किसी तरह कर ले। अब मैं फटाफट आपको एक बार सम अप में बता देती हूँ जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। जीडीपी होती है हमारी कंट्री एक साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, या उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होती है। हमारी जीडीपी इंक्रीज करने में प्लानिंग कमीशन हेल्प करता है। और जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट तभी कर सकती है अगर वो कंसिस्टेंट होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के। मतलब ऐसा नहीं कि एक आध दिन प्रॉफिट होगा और अगले बार ना हुआ। अगर आपको प्रॉफिट बैक टू बैक 3 4 5 6 सालों से कंटिन्यूस हो रहा है तो ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जीडीपी के थ्रू, वरना नहीं होगी। और इंक्रीजिंग जीडीपी हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले अगर कंट्री के रिसोर्स बेस अच्छा, रिसोर्स अच्छा, और दूसरा कंट्री की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फुलर और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सके। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? अपब्रिंगिंग। वेरी गुड, ये मेरी एक फिक्स लाइन है, मैं हमेशा ऐड करती हूँ। इट मीन्स चेंजिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ बदलना, समय के साथ बदलाव मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। और चेंज इज द रूल ऑफ लॉ। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बदलाव रूल ऑफ लॉ होता है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। समय के साथ बदलना होता है हर इंसान को, हर बंदे को, और हर कंपनी को, हर कंट्री को। तो चेंजेस द रूल ऑफ लॉ हो गया। सेकंड, इट इंक्लूड्स अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसमें होता है कि आपको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और न्यू न्यू ग्रोथ स्टेटस को अडॉप्ट करना। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अगर आपकी कंट्री अडॉप्ट करेगी तो आपकी कंट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होएगा, आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी। मुझे एक बात बताओ, अगर यूएसए यूके वगैरह डेवलप्ड कंट्री है और हमारी इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो ऐसे यूएसए के पास क्या एक्स्ट्रा चीज है जो इंडिया के पास नहीं है? That's the point. Correct catched. Technology is the basic point. और how we can acquire technology? हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है बताओ? नो, बाय मनी, बाय रिसोर्सेज, पैसा। ये टेक्नोलॉजी पैसे से आती है। जिस कंट्री के पास मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने के पैसे हो गए वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड रहेगी। जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड नहीं रहेगी। और पैसा कैसे आता है कंट्री में? नहीं, आरबीआई से। और आरबीआई, मैंने एक बार आपको बताया था कि आरबीआई किस अकॉर्डिंग पैसा छाप सकती है, बताया था आपको नहीं बताया था? तो कि बताओ किस अकॉर्डिंगली प्रिंट कर सकती है नोट? हाँ, जितना वेरी गुड, मनी का गोल्ड नहीं, जितना गोल्ड रिजर्व है, जितने खान है, सोने की खाने हुए हैं एक कंट्री में, उस अकॉर्डिंग ही कर सकती है। तो हमारा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आना ही हमारी ग्रोथ का सिंबल होता है, ग्रोथ का स्टेटस होता है।
नेक्स्ट, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। आजकल की एज नई कॉमर्स की भी है, लेकिन मॉडर्न एज साइंस, यहाँ पे वो वाले सब्जेक्ट वाला साइंस है, यहाँ पे इनोवेशन से रिलेटेड है कि मॉडर्न एज साइंस और इनोवेशन से भरपूर है, विच यील्ड्स अ वेरी पॉजिटिव आउटकम इन द कंट्रीज ग्रोथ, जो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है कंपनी की ग्रोथ स्टेटस पर। इट ऑल्सो रेफर्स एज ए सोशल एंगल एज वेल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारा सोशल एंगल भी कहलाता है। कितनी अच्छी लाइन है। आप मुझे बताओ सोशल एंगल का क्या मतलब, और कैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सोशल एंगल कहलाती है। बाय। मैं बताती हूँ। देखो, जैसे अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो जो काम आपको मैनुअली, जो आपके वर्कर्स को अपने हार्डवर्क लगा के करना पड़ता है, उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, उनको हार्डवर्क कम लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, उनका पोटेंशियल भी डेवलप होगा, वो भी खुश रहेगा और आपका काम भी इफेक्टिवली जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका सोसाइटी को डेवलप करने में, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ बदलोगे, आप मॉडर्नाइजेशन पे करोगे, तो वो सोसाइटी के भी अपब्रिंगिंग में, अपग्रेडेशन में हेल्प करता है। गॉट माय पॉइंट? लास्ट पॉइंट इज थ्रू मॉडर्नाइजेशन फॉलोइंग बेनिफिट अकर्ड। मॉडर्नाइजेशन से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं देख लेते हैं। पहला बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम ज्यादा जगह मॉडर्नाइजेशन पे जाएंगे या मॉडर्नाइजेशन पे बिलीव करेंगे, मॉडर्नाइज्ड अप्रोच को बिलीव करेंगे, उसको अप्रूवल देंगे, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बढ़ेगा, मतलब कोई भी ऐसा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। देन सेव्स एफर्ट। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पहले जमाने में सब कुछ मैनुअल वर्क के अकॉर्डिंग होता था। अगर आप अपने काम को मैनुअल वर्क के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका काम भी मतलब धीरे होगा, हार्ड वर्क भी लोगों की ज्यादा लगेगी, लेबर भी आपकी ज्यादा लगेगी, और आप जो भी कह सकते हो आपका काम इतना जल्दी भी और इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ मशीन। एक इंसान कभी भी मशीन की जगह नहीं ले सकते। तो वो अगर आप वो करोगे तो आपका काम भी जल्दी होगा और आपके एफर्ट्स यानी आपकी मेहनत भी बचेगी। देन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिविटी कर लेना, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट किसका होगा, आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल आपकी कंपनी में डेवलपमेंटल गोल इंक्रीज होगी। लास्ट वन इज फास्टर डेवलपमेंट। अगर आप मॉडर्नाइजेशन अप्रोच को अडॉप्ट करोगे अपने प्रैक्टिसेस में, तो आपकी कह सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेटस भी ज्यादा होगा, डेवलपमेंटल स्टेटस भी फास्ट होगा और इफेक्टिव होगा। क्लियर? एक बार मैं मॉडर्नाइजेशन को रिपीट कर देती हूँ। मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा एम होता है जो हमारी गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। मॉडर्नाइजेशन का मेन मकसद होता है समय के साथ बदलाव, समय के साथ चेंज होना, और चेंज इज द रूल ऑफ लॉ भी होता है। इसमें हमारा क्या होता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा ग्रोथ स्टेटस बढ़ सके। इसमें क्या होता है, मॉडर्न एज हमारी साइंस की एज है और इनोवेशन की एज है, जिसने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है हमारी ह्यूमन लाइफ पे या हमारी कंट्रीज ग्रोथ पे। इस ये हमारे एक इकोनॉमिक मोटिव होने के साथ साथ, इकोनॉमिक फैक्टर होने के साथ साथ, ये हमारा एक सोशल एंगल भी होता है। सोशल एंगल बोले तो इसमें हमारी सोसाइटी में इंक्रीमेंट भी होता है, और इसी के थ्रू हमारे जैसे आपका फुल अनएम्प्लॉयमेंट होता है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेशन होता है, या इफेक्टिवली आप अपने काम को कर सकते हो, सेव्स एफर्ट होते हैं, तो ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के अपब्रिंगिंग में भी हेल्प करता है, सोशल डेवलपमेंट पे भी हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ इसके बेनिफिट बहुत होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, टाइम बचाता है, काम जो 10 दिन में होना होता है 5 दिन में हो जाता है, लोगों के एफर्ट्स बचाता है, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर आप मॉडर्नाइजेशन अप्रोच से कोई भी काम करते हो, और आपका ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट कभी हो सकती है, व्हेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन ओनली अकर, अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। एक चीज और बताओ, न्यू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें और जो हमारी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हो वो मिनिमम कुछ समय के लिए कंसिस्टेंट रहे। मतलब जो हमारी
वो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ समय के लिए कंसिस्टेंट रहे, और जो आपकी ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको जीडीपी वाले में बताया था ना कि जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तभी बेनिफिशियल हो सकती है अगर वो कुछ समय के लिए कंसिस्टेंट हो। ऐसे मॉडर्नाइजेशन भी तभी हो सकती है जब वो हमारे कुछ समय के लिए कंसिस्टेंट रहे। क्लियर? क्लियर? आप एक बार यहाँ स्क्रॉलिंग कर लो कि आपको कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। Okay, so that's all for our today's lecture.